13वां विताल के पहले अंक में आपने देखा सुना खोपड़ीनुमा गुफा के एक बंद कमरे में अपने समय के प्रसिद्ध लोगों की कब्रें हैं और आप सभी की तरह राजवीर पराची भी आगे की कहानी जानने के लिए बड़े बेताब हैं। अब आगे, लेकिन मैं उनकी गोलियों से बचता हुआ निकल गया। जेनेट, तुम अब उसे कभी नहीं देख पाओगी। जेनेट यह सब देख कर रुआसी हो गई। जब मैं वापस अपने नाना के घर आया तो मेरे बचपन का दोस्त गोलो आया हुआ था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे पिता चलता फिरता प्रेत, पूर्वांचल के रक्षक, बुरी तरह घायल है। उन्होंने तुम्हें खोपड़ीनुमा गुफा में बुलाया है। यह जहाज़ सवेरे जाता है, इसी से जाना होगा। मैंने गोलो को जवाब दिया, मैं पहुंच जाऊंगा। गोलो, बस मुझे एक दोस्त से विदा लेना है। मैं जेनेट से मिलने उसके महल पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने बूढ़े चौकीदार से पूछा, सब कहाँ गए? उसने कहा, बर्तारिया। बर्तारिया का दलदल जो मिसिसिपी नदी पर स्थित था, जॉय लफीते का साम्राज्य। मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने देखा वहाँ दर्जनों मगरमच्छ दलदल में थे। आखिरकार मैंने लफीते का जहाज़ खोज लिया। जेनेट मुझे देखते ही बोली, किट, पागलपन मत करो, तुरंत लौट जाओ। मैंने जवाब दिया, जेनेट, तुमसे एक बार मिलना चाहता था। जेनेट बोली, अगर इन्होंने तुम्हें देख लिया तो? मैंने जेनेट को चूम लिया और बोला, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना जेनेट। जल्दस्यू ने जॉय को बोला, यह फिर आ गया है, और इसने जेनेट को चूम लिया। जॉय चिल्लाया, मूर्ख युवक, मैंने एक बार तुम्हारी जान बख्श दी थी, अब नहीं। मैंने बोला, मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। जॉय गुस्से में बोला, इसकी शादी किसी राजा या राजकुमार से होगी, तुम जैसे एरे गेरे मूर्ख युवक के साथ नहीं। जॉय ने चाकू फेंकते हुए मुझसे बोला, पर मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लो संभालो इसे। बच सको तो बर्तारिया के मगरमच्छों से बच जाना। और उन्होंने मुझे जहाज़ से नीचे नदी में फेंक दिया। जेनेट यह सब मेरे साथ होता देख अपने भाई जॉय से बोली, इतनी घृणा, यह डरावना है। जॉय बोला, तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए, अपने केबिन में जाओ। मैं मगरमच्छों से घिरा हुआ था और जल्दस्यू मगरमच्छों पर दाव लगा रहे थे। जो मुझे पहले दबोचेगा उस पर 10 सोने की सिक्कों की बाजी। लेकिन जो डर गया समझो मर गया। मैं पानी के अंदर जाकर इन मगरमच्छों के सबसे नाजुक हिस्से पर वार करता हूँ। यह सब भयानक और ख़तरनाक था। इन मगरमच्छों से पीछा छुड़ाकर मैं अपनी नाव में बैठ गया। जेनेट मुझे सुरक्षित देखकर बोली, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मैंने उसे जवाब दिया, मैं वापस आऊँगा जेनेट। आज की कॉमिक स्टोरी है 13वां विताल, जिसे लिखा है ली फॉक ने, चित्रांकन किया है साई बेरी ने। भारत में अप्रैल 1982 में भाग 2 इंतज़ार कॉमिक संख्या 406 प्रकाशित हुई थी। संडे स्टोरी नंबर 111, द वॉल्ट ऑफ मिसिंग मैन, जो 16 दिसंबर 1979 से 1 जून 1980 के बीच में प्रकाशित हुई थी, ये उसका हिंदी रूपांतरण है। गोलो जहाज़ के कप्तान से बोल रहा था, रुको कृपा करके, यह बहुत ज़रूरी है, मेरा दोस्त वो आ रहा है। जहाज़ के कप्तान ने जवाब दिया, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं छोटे आदमी, हमें ज्वार के साथ ही निकलना होगा। जहाज़ निकल पड़ा और मैं जहाज़ पर पहुंच ही गया। मैंने गोलो को बोला, देरी के लिए माफ़ करना, लेकिन मुझे कहीं रुकना पड़ा। गोलो बोला, मैं तुम्हारे लिए चिंतित था, कहीं तुमसे जहाज़ न छूट जाए। मुझे माफ़ करना गोलो, मैं कहीं फंस गया था। मैं अपने पूरे समुद्री सफ़र में जेनेट को, और जेनेट मुझे याद कर रही थी। मैं गोलो के साथ खोपड़ीनुमा गुफा पहुंचा। जब मैं यहाँ से गया था तब मैं बच्चा था, अब एक नौजवान युवक बनकर लौटा हूँ। पापा, मैं आ गया हूँ, अब आप ठीक हो जाएंगे। 12वें विताल मेरे पिता मुझसे बोले, नहीं बेटा किट, तुम अब बड़े हो गए हो और ताकतवर भी, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। इन्हें पहन लो किट और मेरे साथ शपथ दोहराना, मैं अपना जीवन अत्याचार, अन्याय को रोकने के लिए लगाता हूँ। खोपड़ी के निशान वाली अंगूठी मानवता के दुश्मनों के लिए, शुभ चिन्ह की अंगूठी मानवता के रक्षकों की सुरक्षा के लिए। 12वां विताल मेरे पिता अब नहीं रहे,
पापा, आपकी आत्मा को परमेश्वर शांति प्रदान करे। मैं अपने पिता को दफन करने के लिए पूर्वजों के कब्रगाह ले गया, जहाँ हर बेटा अपने पिता को दफन करते आया है। सिर्फ बने भंडारों को पता है कि विताल अमर नहीं है, और इन्होंने मेरा यानी 13वें विताल का स्वागत किया। मैं 13वें विताल तो बन गया, लेकिन यहाँ से कहीं दूर मेरा प्यार जेनेट को मैं याद कर रहा हूँ। क्या मैं उसे फिर कभी मिल पाऊँगा? और फिर लड़ाई शुरू हो गई, नवनिर्मित अमेरिका और इंग्लैंड के बीच। राष्ट्रपति मैडिसन का कार्यालय, जनरल एंड्रयूस जैक्सन, उनके घेरे को तोड़ने के लिए हमें और जहाज़ चाहिए। जनरल ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कहाँ से और जहाज़ मिलेंगे राष्ट्रपति महोदय जी। जनरल एक अप्रत्याशित प्रतिनिधि मंडल के साथ लफीते के साम्राज्य में पहुंचा। यदि तुम और तुम्हारा दस्यु दल हमारे साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ेंगे तो राष्ट्रपति तुम सबको क्षमादान का वचन देते हैं। जॉय बोला, मुझे यह प्रस्ताव पसंद आया, इसको ठुकराना मुश्किल है। क्या जनरल जैक्सन एक जलदस्यु को अपना साथी बनाएंगे? जनरल ने जवाब दिया, दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए मैं शैतान को भी साथी बना सकता हूँ लफीते। लफीते का दस्यु दल समुद्री बेड़ा बड़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से लड़ा। लड़ाई खत्म होने के बाद लफीते सभी अपराधों से मुक्त होकर आज़ाद अमेरिका में लोकप्रिय हो गया था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। लफीते ने फिर एक दस्यु नगरी बसाई। लफीते, तुम्हारी पिछली सेवाओं के कारण तुम्हें एक जहाज़ ले जाने की इजाज़त है, बाकी नष्ट कर दो। और उसकी दस्यु नगरी नष्ट हो गई। कहते हैं इसके बाद लफीते को कभी किसी ने नहीं देखा। उसके आखिरी शब्द थे, ऐसा ही होगा। मैं बियर्डवन में 13वां विताल, मुझे जेनेट को लेने जाना होगा और उसका भाई जॉय जलदस्यु से भी मिलना होगा। उससे मिलने को मैं एक स्पेनिश जहाज़ से निकल पड़ा। जहाज़ पर वह कौन है? जहाज़ कप्तान ने बताया, वह मिस्टर वॉकर हैं। लेकिन लफीते अटलांटिक समुद्र के मध्य में था। उसे नहीं पता था कि उसकी बहन का प्रेमी उसके सामने के जहाज़ पर था। जॉय बोला, साथियों, एक स्पेनिश जहाज़ सोने से लदा हुआ, यह हमारी आखिरी काम होगा, तैयार हो जाओ। उसके दस्यु साथी सोने का नाम सुन खुश हो रहे थे। 2 समुद्री जहाज़ आमने सामने। एक पर मैं 13वां विताल अपनी प्रेमिका से मिलने निकला, दूसरा जहाज़ लफीते अपनी बहन जेनेट के साथ। जॉय, तुमने वादा किया था कि अब तुम लूटपाट खून खराबा नहीं करोगे। जॉय बोला, बस आखिरी बार। तुम अपने केबिन में जाओ जेनेट, साथ ही खतरे का संकेत दो। स्पेनिश जहाज़ का कप्तान संकेत देखकर बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, शायद उनका पानी खत्म हो गया है। मैंने बोला, यह जहाज़ जाना पहचाना लग रहा है। कैप्टन, अपनी दूरबीन देना, यह तो जलदस्यु लफीते है। जहाज़ का कप्तान चिल्लाया, जहाज़ तुरंत मोड़ लो, हमें बचना होगा। मैंने बोला, उनके जहाज़ से बच नहीं सकते, अपना जीवन बचाने को लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और मैंने अपना लबादा उतार दिया। जहाज़ का कप्तान बोला, आप कौन हैं सर? मैंने जवाब दिया, तुम्हारा दोस्त और जलदस्युओं का दुश्मन। आत्म सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका आक्रमण करना है, तैयार हो जाओ। जॉय अपने साथियों को बोला, वे सचमुच समझ रहे हैं कि हम खतरे में हैं। मुझे उन मोटे स्पेनिश लोगों के सोने की खुशबू आ रही है जिसे हम आसानी से हासिल कर लेंगे। जब दोनों जहाज़ पास आए, मैं चिल्लाया, हमला करो। जलदस्यु इस अचानक के हमले से चकरा गए। लफीते और स्पेनिश जहाज़ के लोगों के बीच में भीषण लड़ाई शुरू हो गई। अक्सर जलदस्युओं के सामने जहाज़ आसानी से घुटने टेक देते हैं, पर इस बार बात दूसरी है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। लड़ो साथियों, लड़ो। स्पेनिश लड़ाके मेरे नेतृत्व में लड़ रहे थे, लेकिन लफीते के दस्यु दल का सामना करना आसान नहीं था। मुझे लड़ता देख जॉय बोला, यह नकाबपोश दुनिया में सिर्फ एक आदमी ही ऐसा है जो इस फुर्ती और कौशलता से लड़ सकता है। वर्तमान समय का मैं सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज लड़ता हुआ जॉय की तरफ लपका। लफीते, बंदूक रख एक आदमी की तरह तलवार से लड़ो। जॉय बोला, मैं जान गया इस नकाब के पीछे कौन है। जेनेट भी मेरी आवाज़ पहचान गई थी। जॉय तलवार लेकर बोला, तुमसे मैं लड़ूंगा। तभी स्पेनिश कप्तान ने जॉय को गोली मार दी। मैं गिरते जॉय के पास पहुंचा। जॉय बोला, आज मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है।
जेनेट बोली, किट मैं पहचान गई थी कि यह तुम हो किट। मैंने जेनेट को संभाला। लफीते के 10 साथियों ने स्पेनिश जहाज पर कब्जा कर लिया था। जॉय बुरी तरह घायल हो गया था। मैंने बोला, लफीते मैं जेनेट को खोजने और तुमसे हिसाब चुकाने आया था, पर किसी और ने पहल कर ली। जॉय बोला, तुम जो भी हो, मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद है। मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता था। जेनेट मत रो, यह तो एक दिन होना ही था। अगर यह आदमी तुम्हें पसंद है तो इसे अपना लो। साथियों, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। अब मेरा अंतिम आदेश है, स्पेनिश जहाज को छोड़ दो। अब यह आदमी तुम्हारा नेता होगा। इससे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। इसका आदेश मानना। फिर जलदस्युओं के सरदार जॉय लफीते की मृत्यु हो गई। सोने से लदा स्पेनिश जहाज, जो कभी भी नहीं दिखेगा, आगे निकल गया। जलदस्युओं का जहाज एक परिचित तट पर पहुंचा। जेनेट बोली, कितनी सुंदर जगह है किट। मैंने बोला, यह बंगाल की खाड़ी है जेनेट। मरने से पहले जॉय लफीते ने मुझे जलदस्युओं का सरदार बना दिया था। मैंने बोला, पानी, खाना और हथियार, सोना जा चुके हैं। तुम्हारे सरदार होने के नाते मेरा यह आखिरी आदेश है, जहाज जला दो और मेरे पीछे आ जाओ। जलदस्यु मेरे पीछे हो लिए। जेनेट, मेरे पूर्वज पहले विताल 200 साल पहले जलदस्युओं के हमले से बचकर इसी तट पर पहुंचे थे। अगर आपने मेरे पूर्वज पहले विताल की गाथा नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। पहला विताल। तट पर पौने भंडार मौजूद थे। मैंने बोला, इन छोटे लोगों के पास जहरीले तीर हैं, जिनकी खरोश लगते ही तुरंत मौत है। तुम घर वापस जाओगे तो जलदस्यु होने के नाते तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हें स्वतंत्र नए जीवन का मौका देता हूँ। सभी हंस पड़े। क्या हमें इनके साथ नारियल चुनने का मौका मिलेगा? तुम लोग जंगल गश्त दल में भर्ती किए जाओगे, जहाँ जंगल की सीमाओं पर कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा। जलदस्यु बोले, क्या हम कानून की रक्षा करेंगे? जंगल गश्त दल का गठन मेरे पूर्वज छठे विताल ने किया था। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखें। लफीते के दस्यु दल को जंगल गश्त दल में भर्ती के लिए ले जाया गया और लफीते के शव को जंगल की ओर भीड़वन खोपड़ीनुमा गुफा का गुप्त प्रवेश द्वार जल प्रपात लाया गया। मेरी और उसकी तलवार। लफीते एक शानदार महान आदमी, तुम्हारा भाई था वो जेनेट। खोपड़ीनुमा गुफा में जलदस्यु, लेकिन वह मेरे परिवार का हिस्सा है। फिर मैंने और जेनेट ने शादी कर ली। लफीते के जाने के बाद भी 1 शताब्दी तक उसके जिंदा रहने की अफवाहें उड़ती रही, पर हम सबको सच्चाई पता है। वर्तमान समय मैं 21वां विताल। जॉय लफीते मेरे पूर्वज 13वें विताल का साला यहाँ इस रहस्यमय गुप्त तहखाने में यहाँ पर दफन है। चाचा वकर, यह जलदस्यु का सरदार के अलावा और कौन कौन प्रसिद्ध लोग यहाँ इस गुप्त तहखाने में दफन है? मैंने बोला, अब बस रैक्स, बाकी कहानियाँ फिर कभी। मेरे पूर्वज 13वें विताल की एक और इसी प्रकार के रहस्यमय रोमांचक कॉमिक्स अंक है, जिसका नाम मैंने जासूस विताल रखा है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विताल चलता फिरता प्रेत का अलविदा।